नज़र आ रही होगी और यू कैन हेयर मी एज वेल, और मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ। ग्रेट। Okay, so the topic that we are discussing today is static electricity. सही electricity हम start कर रहे हैं और the first part is static electricity. But whenever we discuss the word static, static means stationary, means we are discussing about the charges which are at rest. सही है, उन चार्जेस के बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो कि ऑलरेडी रेस्ट में होते हैं। और याद रखिएगा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा जी। अब एक चीज हमने बचपन से पढ़ी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस बेटे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सही है, सो दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एम आई राइट और नॉट? ऐसा ही है ना? ठीक है, दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो बेटे अब जिस तरह से मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होता है जहां पर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, द सेम वे इन चार्जेस के अराउंड भी एक रीजन होता है जहां पर दूसरे चार्जेस अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इज दैट क्लियर? इधर इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब जो पॉजिटिव इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के अराउंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बेटा, ये होती है आउटवर्ड्स। सही है, पॉजिटिव चार्ज में जो डायरेक्शन है वो है आउटवर्ड्स है, और नेगेटिव चार्ज में जो डायरेक्शन है वो है इनवर्ड्स। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड्स। क्लियर हो गई बात बेटे? Yes, sir. अच्छा, अब पॉजिटिव में आउटवर्ड्स ही क्यों है, नेगेटिव में इनवर्ड्स ही क्यों है, इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बेटे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो एरोज हैं, दीज एरोज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टू अ पॉजिटिव चार्ज। सही है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये चार्ज स्टेशनरी है एंड इफ आई ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्लोजर टू इट, व्हाट विल हैपन? विल इट अट्रैक्ट इट और रिपेल इट? Repel it. रिपेल करेगा। तो इट मींस दैट द फोर्स विल बी means this charge will be pushing that charge away from it, right? Yes, sir. तो आप यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, तो it is going to apply a force away from itself. So that's why the direction from a positive charge is outwards. अगर मैं नेगेटिव चार्ज के करीब पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊंगा, तो द नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट? Yes, sir. तो अब अट्रैक्शन हो जाएगी कहाँ पे बेटे, मींस फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर अच्छा लेकिन अच्छा। अगर दो नेगेटिव चार्जेस करीब आएंगे तब क्या होगी डायरेक्शन? तब आउटवर्ड्स ही होगी। अच्छा, दो नेगेटिव चार्जेस करीब आएंगे तो आपके पास जो डायरेक्शन बनेगी इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको और फिर अब यहाँ पर क्या होता है, एक नल पॉइंट जनरेट हो जाता है। would be something like this, sorry। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर यस ये सर। एक नल नल पॉइंट जनरेट हो जाता है। सही है, जिसकी वजह से आपके पास ये चार्जेस करीब नहीं आ पाते बल्कि रिपेल कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि इलेक्ट्रिक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है किसी भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, यानी कि आप इसकी जो एरोज बना रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस से बना रहे हैं।
Is that clear? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग की जब भी हम बात करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मीन, कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कह रहा हूँ, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ और प्रोटॉन्स बराबर हैं। ओके, इट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज अगर एक सिस्टम में मौजूद हो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप क्या कहेंगे? न्यूट्रल। इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके पास चार्ज है ही नहीं, चार्जेस हैं बट दे आर इक्वल इन नंबर्स। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पाए जाते हैं विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो इट इज क्वाइट इजियर फॉर द नेगेटिव चार्जेस टू मूव। सही है, मूवमेंट उनकी आसान होती है, बट द पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट मूव। सही है, उनकी मूवमेंट इतनी ईजी नहीं होती। ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस में हम डिस्कस करते हैं कि ओनली नेगेटिव चार्जेस मूव। सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्जेस मूव होंगे? नेगेटिव चार्जेस मूव नेगेटिव होंगे। चार्जेस। ठीक है, रीजन मैंने आपको दे दिया। अच्छा, अब एक मेरे पास एक न्यूट्रल चार्ज, अनचार्ज रॉड है और एक क्लोथ है। तो लेट्स से I rubbed the rod with this woolen cloth, और इसकी वजह से क्या हुआ? The rod becomes negatively charged। तो बेटा अगर रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं तो क्लोथ के ऊपर कौन से चार्जेस आने चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा जी, अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्या हुआ? अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई द पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम रॉड हैव मूव टू द क्लोथ, पॉजिटिव चार्जेस मूव करके क्लोथ पर आ गए, और द नेगेटिव चार्जेस हैव मूव्ड ऑन टू द रॉड। नेगेटिव चार्जेस हैव मूव्ड ऑन टू द रॉड। Okay, why? Because positive बिकॉज़ charges do not, कांट मूव। okay, they cannot move। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मुझे एक पॉजिटिव चार्ज ऐसी मैं चाह रहा हूँ, स्पेस ज़्यादा लग रही है। अब देखो मैंने पॉजिटिव चार्जेस कितने बनाए? 7। इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैव मूव्ड ऑन टू द रॉड, है ना? लेकिन रॉड के ऊपर गिनो कितने चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस? 6। 6। इसका मतलब क्या हुआ? ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ड्रॉ कर दिया और इसका मार्क एग्जामिनर डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, सही। तो ये हमें नहीं करना। अच्छा जी, तो हम जब इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये हमारी बात हो गई है। अच्छा, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बाय इंडक्शन। सही है, रबिंग से हमने डिस्कस कर लिया। तो जब भी एक एक ऑब्जेक्ट की आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दी जाएगी, दूसरे की आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। लेट से एक चार्ज के, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स या उसके नेगेटिव चार्जेस मूव करके क्लोथ के ऊपर आ गए। ठीक है, पहले वाले ऑब्जेक्ट पर आ गए। अच्छा, इस केस के अंदर देखें आप, let's say I have two neutral spheres which are placed on insulating stand। सही है, दो स्फेयर्स हैं, स्फेयर A एंड स्फेयर B। इफ आई ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज रॉड क्लोजर टू इट, तो आप इसको एक बॉडी कंसीडर करेंगे बिकॉज दे आर जॉइंड विद ईच अदर, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन कि व्हेन यू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज रॉड क्लोजर टू इट, ठीक है, what will happen कि all the negative charges will be attracted towards the positive charge rod। am I right? यस सर। सही है, जब सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस उठ के यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए तो इस साइड पे कौन से चार्जेस मिलेंगे आपको? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। सर पॉजिटिव। ए के पॉजिटिव का है। सॉरी, ए के पॉजिटिव चार्जेस। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। किसके पॉजिटिव चार्जेस? ए के पॉजिटिव चार्जेस। देखिए, इसका मतलब जी ये सर, नहीं है वही कि पूछ रहा ए के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। ए के ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन इट हैज मोर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। बात समझ में आई? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं, पॉजिटिव चार्जेस कम है, तो नेट चार्ज कौन सा कहलाएगा बेटे? तो मतलब सर ए के नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस तो नहीं जाएंगे ना बी के पास। लेट्स से पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट मूव। आ रही है बात समझ में? देखो फॉर एग्जाम्पल तो अगर बी मैं के आपसे नेगेटिव कहूँ, चार्जेस आ जाएंगे सर। बी के नेगेटिव अगर मैं चार्जेस आ कहूँ, जाएंगे ए में, लेकिन
पॉजिटिव चार्जेस नहीं जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस नहीं जाएंगे। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ बेटे इसके पास जो है वो 10 नेगेटिव चार्जेस थे, 10 पॉजिटिव चार्जेस थे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके 5 उठकर यहाँ पर आ गए, 10 नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के, इसका मतलब वो थे न्यूट्रल। तो ये 5 नेगेटिव चार्जेस, 5 या 6 नेगेटिव चार्जेस हैव मूव्ड ऑन टू स्फीयर ए। ठीक है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्जेस उठकर यहाँ पर आ गए थे, तो बेटे सिर्फ 6 नेगेटिव चार्जेस का कहलाएंगे ना, क्योंकि उन 10 नेगेटिव चार्जेस ने 10 पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस किया हुआ है। तो हम एडिशनल चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्योंकि 6 नेगेटिव चार्जेस उठ के यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर कलेक्टिव कौन सा चार्ज कहलाएगा? 6 पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर Yes, sir. इसी कंडीशन में मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं, तो देखो ए के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बिफोर रिमूविंग द रॉड। रॉड हटाने से पहले अगर मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, सही है, तो क्या होगा? एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर बेटे मैंने पहले रॉड हटाई और फिर बाद में इनको सेपरेट किया, तो अब अगर पहले रॉड हटा दी तो उससे क्या होगा कि नेगेटिव चार्जेस जहां से आए थे वो वापस वहां चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई बेटे? अच्छा जी, दूसरा आपके पास जो मेथड है वो है बाय अर्थिंग। अर्थिंग मेथड है, और इस अर्थिंग मेथड में याद रखिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो अर्थिंग बस याद रखें, अर्थ इज द ओशन ऑफ चार्जेस, यानी कि इसमें चार्जेस जा भी सकते हैं एंड वी कैन टेक चार्जेस फ्रॉम द अर्थ एज वेल। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटे बात? अच्छा जी, अब हुआ क्या है कि बेटे मैं एक नेगेटिव चार्ज रॉड इसके करीब लेकर आया हूँ, and now can you please tell me if I am right or wrong? All the positive charges are attracted towards the negative charge rod, वो attract होके यहाँ पर आ गए। Is it the right explanation? सर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, शायद नेगेटिव चार्जेस रिपेल होके पीछे चले। शाबाश, negative charges have repelled away to the other side of the sphere। ठीक है, दूसरी साइड पे repel होगा। Got it? अच्छा जी, अब अर्थिंग का क्या काम है बेटे कि जो ये एक्सेसिव नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या करेगा, अर्थ वायर के थ्रू चले जाएंगे ग्राउंड के अंदर, और स्फीयर के ऊपर सिर्फ कौन से चार्ज रह जाएंगे बेटे? पॉजिटिव। अच्छा, अगर इसी कंडीशन में मैं इस रॉड को हटा दूं तो जो नेगेटिव चार्जेस अर्थ में गए थे वो वापस आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ जी बेटे, ये वाली बात समझ में आई? कि अगर मैं इसी कंडीशन के अंदर व्हेन द अर्थ वायर इज अटैच्ड, मैं इस चार्ज रॉड को हटा दूं, तो जो चार्जेस ग्राउंड के अंदर ट्रैवल करके गए थे वो इसी अर्थ वायर के थ्रू स्फीयर के ऊपर वापस आ जाएंगे और स्फीयर दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन हमें तो यहाँ पे इसको चार्ज करना है ना, हमें इसकी चार्जिंग करनी है, तो चार्जिंग के लिए बेटा हम क्या करेंगे? पहले अर्थ कि पहले हम अर्थ वायर को हटाएंगे, सही है, और उसके बाद ताकि जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड के अंदर गए थे वो वापस ना आए, उसके बाद फिर हम इस नेगेटिव चार्ज रॉड को रिमूव करेंगे। इज दैट क्लियर? एक ऑब्जेक्टिव ऐड किया गया है आपके सिलेबस में, टू चेक इफ द गिवन सब्सटेंस इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर, कि जो गिवन सब्सटेंस है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो आप एक लेंगे पावर सप्लाई या एक बैटरी या एक सेल, उसके साथ लैम्प को सीरीज में अटैच कर देंगे, और उसके साथ यहाँ पर आप वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर
If the lamp lights, तो ये कंडक्टर है. If it does not lit, so ये insulator है. Is that clear? सर इसका क्या नाम है रेड वाले का? यहाँ आपने कोई भी मटेरियल लगाया जो गिवन मटेरियल है, इधर इट्स अ कंडक्टर और इंसुलेटर, अननोन सब्सटेंस है. इसमें तो नहीं है कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड. यूजुअली आप लोग का टी टाइम कब होता है? चाइनीज है सर। हाँ. अरे बर्गर्स बर्गर। यार, ये तो मोए मोए हो गया. क्या यार, चाय नहीं पीते यार, ये क्या बात हुई? ऐसा कौन करता है यार? कभी कभार चलती है। हर वक्त चलती है भाई यहाँ पर चाय. मसला नहीं है सर, आप पहले चाय वाय पी ले आराम से। नहीं नहीं, मैं साथ साथ चाय भी पीता रहूंगा, बढ़ाता भी रहूंगा. हम्म. मिल गया भाई, मिल गया. अच्छा, मैंने देखा है कि ये आईजीसीसी के जो क्वेश्चंस हैं ये कंपैरेटिवली थोड़े से इनका डिफिकल्टी लेवल ऊपर है एज कम्पेयर टू आर्स. मैंने सुना था कि आईजीसीएस से आसान होता है। पेपर्स देखना, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको. इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज. सर में कौन से टॉपिक्स मेजर हैं? हम्म. जो टॉपिक्स जो आएंगे। मैं बता देता हूँ. यूजुअली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम मैं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आईजीसीएसई पेपर 4 वेरिएंट 1 अक्टूबर नवंबर 2023. सही है. अ प्लास्टिक रॉड इज अनचार्ज. एक प्लास्टिक रॉड है, अनचार्ज है. व्हेन द रॉड इज रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ, द रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, जब उसको आपने रब किया वुलन क्लॉथ से तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स व्हाई द रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज. ये तो वही एग्जांपल हो गई जो अभी हमने डिस्कस की थी. जी। हम्म. क्लोथ के जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे रब करने के बाद ठीक है. रॉड के अंदर, और रॉड नेगेटिव में चार्जेस यहाँ से वहां चले गए. सही है, यानी कि क्लॉथ से रॉड पर आ गए. इसलिए रॉड नेगेटिव चार्ज हो गई और क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। हम्म. Figure 7.1 shows how a negative charge rod, a charged metal sphere, there is an electric field surrounding. State what is meant by electric field. The region around a charge where it exerts force on another charge. Okay. The region around a charge where another charge experiences a force on it. सही है, या जहाँ पर ये दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे. Okay. On figure 7.1, draw a pattern of electric field lines surrounding the sphere S. कैसे बनाऊं? ये वापसी दिखाएंगे उसमें।
We have to draw patterns for electric field. टूवर्ड्स होगी, अच्छा, और कैसे? नीचे की तरफ एरो। बना दीजिएगा, और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होती है। सही है? Okay. Figure 7.2 shows a small negative charge Z placed near to a sphere S. एक और आपने चार्ज पे रखा है Z पॉइंट पर, और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चार्ज Z experiences force due to electric field surrounding S, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फोर्स लग रही है चार्ज Z पर। On figure 7.2, draw an arrow to show the direction of this force on Z. सर वो जो आपने बनाई थी दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन। साइड रिपेल करेंगे ना, तो तो उसकी तरफ जो आउटवर्ड इनवर्ट जा रही होगी वो थोड़ी साइड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बनानी। फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बनानी है। तो अगर मैं यहाँ बना दूं तो अट्रैक्शन, यहाँ बना दूं तो रिपल्जन। इज दैट क्लियर? जी अब हम आ जाते हैं सर्किट्स वाले पार्ट में, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज करंट? करंट पता है क्या होता है? चलो उसी उसी उस पर पढ़ लेता है। सेव टाइम, इसको वहां पे अपलोड कर दूंगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। So current can be defined as rate of flow of charges. Zoya bete, are you with us? Zoya, can you hear me? Yes, sir. अच्छा चलो। So current can be defined as the rate of flow of charges, यानी कि how many charges are passing through a conductor per unit time। सही है। चार्ज की यूनिट होती है, वो होती है कूलम्स। और टाइम की ऐसा यूनिट हो गई सेकंड्स, और इसकी यूनिट कूलम्स पर सेकंड बराबर हो गया एम्पेयर्स के, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, देन वी हैव ईएमएफ। ईएमएफ इज, देखिए, जब भी हम किसी उसके ऊपर वर्क डन करते हैं, किसी चार्ज के ऊपर वर्क डन या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करते हैं, तो इट मूव्स, और व्हेन इट मूव्स, so it means that there is some transformation of energy. So we can say that EMF is the work done on unit charge, per unit charge। आपने एक यूनिट के चार्ज के ऊपर वर्क डन किया, इसमें मैं यहाँ थोड़ी सी एडिशन कर रहा हूँ, to move it around a complete circuit। work done per unit charge, work done per unit charge, right? To move it around a complete circuit। पूरे सर्किट में एक चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना आपने वर्क डन उसके ऊपर किया, उसे आप ईएमएफ कहते हैं। इज दैट क्लियर? और ईएमएफ में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, या नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल। इट इज मोर बेटर वर्ड, ठीक है।
और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है जूल्स पर कूलम्स। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, सही है। लेकिन द डिफरेंस इज कि टू मूव इट अक्रॉस अ कंपोनेंट, इट इज वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज, नॉट ऑन अ यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज टू मूव इट अक्रॉस अ कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट के अक्रॉस, ठीक है। जैसे अगर मैं लैम्प की बात करूं, एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट में एक लैंप है, उस लैंप के अक्रॉस, एक लैंप के अक्रॉस चार्जेस पास होने में पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो आपने ए से बी तक मूव करवाने में जितना वर्क डन किया चार्ज के ऊपर, दैट वर्क डन इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? इसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस है ओम्स। रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस, hindrance to flow of charge। hindrance कह लो या opposition का वर्ड यूज कर लो, opposition to flow of charge, that is called resistance, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ohms, सही है। दुनिया में जितने भी कंडक्टर्स हैं, उस उन तमाम में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज करती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। उस नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। क्लियर हो गई बात बेटे? अगर मैं बात करूं फिक्स रेजिस्टर की, तो अब टाइप्स ऑफ रेजिस्टर पर आ जाते हैं। फिक्स रेजिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, और ये प्रैक्टिकली वैसे ऐसा होता नहीं है कि किसी की रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो। टेम्परेचर चेंज होने, मतलब रेजिस्टर्स के टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है। अच्छा, फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। वेरिएबल रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है बेटे, वो वेरी कर सकती है, ठीक है। उसका सिंबल ये है एलडीआर। एलडीआर और थर्मिस्टर, ये डिफरेंट तरह के हमारे पास रेजिस्टर्स हैं। एलडीआर जैसे आपको नाम समझ में आ रहा है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटे? लाइट के ऊपर। शाबाश। और लाइट इंटेंसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। ज्यादा होगी। लाइट इंटेंसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस के साथ। अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, एंड वाइस वर्सा। डार्क में ज्यादा हो गया। डार्क में ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है बेटे। अब अगर मैं बात करूं थर्मिस्टर की, तो थर्मिस्टर का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। मैंने आपको पहले क्या बताया, दुनिया में जितने भी कंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन वाहिद थर्मिस्टर का इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ बेटे? रेजिस्टेंस के साथ। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। फिर हमने एक लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तब, सही है। अच्छा जी, तो उससे हमें एक फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट और टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि आपने किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम रखा हुआ है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगी, ठीक है। टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो रेजिस्टेंस कैन चेंज। इज दैट क्लियर? अब इस चीज को समझ लीजिए कि ईएमएफ
सोर्सेज इन सीरीज, जब हम ईएमएफ सोर्सेज को सीरीज में कनेक्ट करें, बट व्हेन वी हैव मल्टीपल सेल्स, और जब अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो द टोटल वोल्टेज आर एडेड टुगेदर, ठीक है, यानी कि 5 वोल्ट्स प्लस 5 वोल्ट्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि सीरीज कनेक्शन के अंदर वोल्टेज सेम नहीं होता। इज दैट क्लियर? आप उसको ऐड कर देते हैं, ऐड करके टोटल वोल्टेज मिल जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बट द करंट रिमेन सेम, क्योंकि आपके पास देयर इज ओनली वन वे फॉर द चार्जेस टू मूव। जितना चार्ज, जैसे अगर एक बहुत बड़ी सी लाइन बनी हुई है बच्चों की, तो जब तक पहला बच्चा मूव नहीं करेगा उसके पीछे दूसरा बच्चा मूव नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द चार्जेस और फ्लो जो है वो थ्रू आउट दैट लाइन विल रिमेन द सेम इफ देयर इज ओनली वन लाइन, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन के अंदर बेटे वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिफरेंट हो जाता है। इस वाले ट्रैक से आने वाले बच्चे अलग हैं, इस वाले ट्रैक से आने वाले बच्चे अलग हैं, और उनकी मूवमेंट भी अलग होगी, ठीक है। तो इस ट्रैक पे जो आपको मिलेंगे वो दोनों ट्रैक्स के बच्चे मिल जाएंगे, सही है, जो I1 से आ रहे थे वो भी और जो I2 से आ रहे थे वो भी, ठीक है। सो एट दिस पोजीशन यू आर गोइंग टू हैव अ टोटल करंट ऑफ I1 प्लस I2। इट मींस दैट सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट सेम होता है, वोल्टेज एड अप हो जाता है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन के अंदर बेटे याद रखिएगा वोल्टेज सेम रहता है और करंट एड अप हो जाता है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से अगर मैं मल्टीपल रेजिस्टर्स हैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी एडेड टुगेदर। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए उन रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, सही है। और अगर मैं बात करूं पैरेलल कनेक्शन की, पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं तो उनके लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जी बच्चों, इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये मेरे पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, एक है लेट से 5 ओम्स और दूसरा भी है 5 ओम्स, ठीक है। यू कैन सी हियर 5 ओम्स एंड 5 ओम्स के दो रेजिस्टर्स हमने ले लिए और उनको हमने सीरीज में अटैच किया है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, आपके पास जो टोटल वोल्टेज है बेटे वो है 12 वोल्ट्स। आप मुझे सबसे पहले बता दीजिए कि व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बेटे? 10 फॉर्मूला R1 प्लस R2 R2। R1 की वैल्यू है 5, R2 की वैल्यू है 5, टोटल वैल्यू हो गई 10 ओम्स। सही, टोटल रेजिस्टेंस आपको कितनी मिल गई? 10 ओम्स। अगर मैं आपसे बोलूं बेटे टोटल करंट निकाल लो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे V इज इक्वल टू IR, सही है। टोटल करंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन R। टोटल वोल्टेज कितने बेटे मेरे पास? 10 12 12। टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी? 10 1.2 1.2। अच्छा, मैंने हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन के अंदर वोल्टेज रिमेन्स सेम है, ऐसे ही पढ़ा था आपने। वोल्टेज रिमेन सेम। अच्छा, यही पढ़ा है, सीरीज में वोल्टेज सेम होते हैं। नहीं नहीं, करंट रिमेन सेम इन होता सीरीज है और सर्किट, वोल्टेज डिफरेंट होता है। वोल्टेज डिफरेंट होता है, शाबाश। तो करंट है 1.2 एम्पेयर, यानी कि रजिस्टर 1 के अक्रॉस भी जो है वो जो आपका जो करंट होगा वो 1.2 होगा, रजिस्टर 2 के अक्रॉस भी 1.2 होगा। तो इसके लिए अगर मुझे फॉर एग्जांपल वोल्टेज फाइंड आउट करना है अक्रॉस R1 रजिस्टर 1, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, या V1 इज इक्वल टू IR1, सही है। अब V1 कैलकुलेट करना है, करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 1.2, R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटे? 5, 6 आ जाएगा। 6 वोल्ट्स। बेटे अब 12 में से 6 वोल्ट्स, ये 12 वोल्ट्स टोटल वोल्टेज थे, 6 वोल्ट आपको मिल गए V1 को, तो बाकी के 6 कहाँ जाएंगे? P2 का। V2 के बाद। तो इससे समझ में आया कि व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज
तो or both have the same magnitude, so the voltage will be equally divided. Is that clear? Equally divide हो जाएगा. If the magnitude, if they both have the same magnitude, then the resistance, then the voltage is going to be divided between them. ठीक है? Equally divide हो जाएगा. That's one thing. Second thing is, चलो second thing हम इसको discuss करते हैं. मैं values को कुछ change कर देता हूँ. मुझे बताओ क्या values रखूँ? 10 और 5. अच्छा जी, मैं रख लेता हूँ 10 ohms और 5 ohms. Can you please tell me that what will be the total voltage and V1 और V2 निकाल के बता दीजिए जल्दी से. V1 और V2, I am waiting for you. 0.8 करंट आ जाएगा. अच्छा 0.8 करंट आ गया इस केस के अंदर. एट आ जाएगी 10 की वोल्टेज. 8 V1 कितनी आ जाएगी? 10 8 सॉरी 8 8 volts और V2 4. Are you all getting the same answer? अनीक आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, देख लीजिएगा बेटे. अब आ रही है सही. हाँ आप सही है. तो V1 हमारे पास है 8 और V2 है हमारे पास 4, यानी कि V1 इस केस के अंदर आ गया 8 और V2 हमारे पास आ गया 4, यानी कि वो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके क्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा है, और वो रेजिस्टर जिसका वोल्टेज कम है उसके क्रॉस रेजिस्टेंस भी कम है. तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सीरीज कनेक्शन के अंदर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. सही है? जी. अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम समझें तो V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2. हम ये फॉर्मूला भी यूज करके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं. वन थिंग, अच्छा इस यही चीज बराबर हो जाएगी आपके पास VT अपॉन RT. समझाने के लिए VT अपॉन RT लिख रहा हूँ, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस. इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब हमारे पास है पैरेलल कनेक्शन का बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है. सर्किट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कॉस्ट कैलकुलेशन वाली चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि हम फिर जो भी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो एक साथ सॉल्व कर लें. अच्छा जी, सो व्हेनेवर वी डिस्कस पावर, तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. सही है? दिस इज कॉल्ड पावर. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर. लेकिन बेटे जब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी देर में ट्रांसफर हो रही है. राइट? सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो पावर का फॉर्मूला एक हमने जो पढ़ा है एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर, दैट इज पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. सही है? इसी से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, पावर इज इक्वल टू वी आई, और पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर. दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज फॉर पावर. आप ये वाला मतलब ये तीन फॉर्मूलाज अगर आप याद रखें, या ये दोनों भी याद रख लें, तो इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें वोल्टेज की वैल्यू को, तो वी आर गोइंग टू गेट पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर. यहाँ तक क्लियर है बेटे? अच्छा, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. सही है? अभी पीछे बताया मैंने आपको. पावर की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है दैट इज वी आई, तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास बनी वी आई टी, वोल्टेज टाइम्स करंट टाइम टाइम. ओके, देन वी हैव व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आप लोगों ने
सुना होगा कि भाई कितने यूनिट्स हो गए घर में, 300 यूनिट्स हो गए, 400 यूनिट्स हो गए, 500 यूनिट्स हो गए। आपने सुना होगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होने से आपका स्लैब चेंज हो जाता है। मींस कॉस्ट कैलकुलेशन के हवाले से कभी घर में अगर बात हुई हो तो यू मे हैव डिस्कस द सेम थिंग विद योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो एक्चुअली द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलो वॉट आवर, सही है, किलो वॉट आवर। अच्छा जी, अब सबसे पहले जब भी आप ये चीज अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आपको कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है, क्या करना है बेटा आपको, कॉस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो कॉस्ट कैलकुलेशन में होगा क्या कि आपको जो पावर एनर्जी की यूनिट चाहिए वो चाहिए किलो वॉट आवर्स में। इज दैट क्लियर? किलोवाट आवर्स में आपको यूनिट चाहिए। लेट्स से एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड एट 220 वोल्ट्स। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसको मैंने 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट किया है एंड 13 एम्पेयर्स, और जो उसमें से करंट पास हो रहा है वो 13 एम्पेयर पास हो रहा है। इज ऑपरेटेड फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे के लिए आपने इसको चलाया है, सही है। इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 50 सेंट्स पर के डब्ल्यू एच, अगर इसकी जो कॉस्ट, चलाने की जो कॉस्ट है वो 50 सेंट्स है, ठीक है, पर किलोवाट आवर या पर यूनिट। तो आप बताइए व्हाट इज द, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कैन यू डू दैट प्लीज? सबसे पहले आप के डब्ल्यू एच निकाल, मतलब एनर्जी निकाल के दिखा दीजिए के डब्ल्यू एच में कि कितने यूनिट्स आपके खर्च होंगे 3 घंटे मुस्तकिल चलाने से। टी इंटू टी होगा ना, क्या दोबारा बताइएगा? टी अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर तो पावर दी हुई नहीं है। तो पावर की जगह हम वी आई रख लेंगे। तो एनर्जी का दूसरा वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लें, वी आई टी, सही है। के डब्ल्यू एच की वैल्यू बताएं क्या आ रही है, एनर्जी की वैल्यू बताएं इन के डब्ल्यू एच, जल्दी से। वोल्टेज कितना गिवन है? वोल्टेज आपके पास है 220। हम्म। सर आ रही है 8580। अच्छा, 8580। आर यू ऑल गेटिंग द सेम आंसर? सबका आंसर ये आ रहा है? एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरा आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है। ओके लेट्स सी, क्या आप लोगों ने भी यही किया है? एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। वोल्टेज हो गया 220, करंट हो गया 13, 3 घंटे के लिए आपने चलाया, तो यही किया आप लोगों ने बेटे, तब आया 8580। जी वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। जी करंट की यूनिट एम्पेयर्स, और जी टाइम की यूनिट आवर्स। अच्छा, वोल्टेज और करंट की यूनिट तो ऐसा यूनिट है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन टाइम की ऐसा यूनिट नहीं है। इसका मतलब जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है वॉट आवर में। गॉट माय पॉइंट? जी। आपको एनर्जी की कौन सी यूनिट चाहिए? किलोवाट डिवाइड कर दें। किलो वॉट आवर। तो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 1000, ठीक है। तो इट विल बी 8.58, ठीक है, किलो वॉट आवर। अब ये तो हमारे पास यूनिट आ गए, सही है। एक यूनिट के प्राइस है बेटे, द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 50 सेंट्स थे, 50 सेंट्स, सही है, एक यूनिट के प्राइस। तो बेटे 8.58 यूनिट्स के कितने होंगे? 429। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 29 आ रहा है आप लोग आंसर। सो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हियर इज 29 सेंट्स, सर 429। सॉरी 429 सेंट्स। हाँ 50 सेंट्स तो एक के देना, तो इज दैट क्लियर बच्चों?
सर किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्या होती है? Kilowatt hour is the unit of energy. सही है. When and अगर आपसे कहा जाए कि define kilowatt hour, सही है, कैसे define करेंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई when a device of 1 kilowatt is operated for an hour, then the electrical energy used is equal to 1 kilowatt hour. Got my point? 1 kilowatt hour equals to 1 watt. Uh-huh. Oh, 1 kilowatt hour equals to 1000. Kilo means 1000. 1000 watt hours. ठीक है. सही है. अब इसको डिफाइन कैसे करोगे कि एक ऐसी डिवाइस जिसकी पावर 1000 वॉट्स या 1 किलोवाट है, आप उसको 1 घंटे के लिए चलाएंगे तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगी वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होगी. दैट्स हाउ यू हैव टू डिफाइन इट और एक्सप्लेन इट. गॉट इट? अच्छा. अब हमारे पास 3 तरह के वायर्स होते हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर. लाइव वायर के पास हाई वोल्टेज होते हैं, न्यूट्रल और अर्थ वायर के पास जीरो जीरो वोल्टेजेस होते हैं. अच्छा, लाइव वायर जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, ठीक है, और न्यूट्रल वायर वे बैक प्रोवाइड करता है टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ताकि एक एंड से जो है वो एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट एंटर हो और दूसरे से बाहर आ जाए. अच्छा जी. अर्थ वायर के पास भी जीरो वोल्टेज होते हैं, लेकिन अर्थ वायर का काम थोड़ा सा डिफरेंट है. अर्थ वायर प्रोवाइड सेफ्टी टू द कंज्यूमर. कैसे भाई? कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक आयरन है लेट्स से, एंड इस इलेक्ट्रिक आयरन के साथ कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा कि द इलेक्ट्रिकल करंट विल पास थ्रू दिस इलेक्ट्रिक आयरन और उस बंदे की बॉडी से ट्रैवल होते हुए ग्राउंड में चले जाएगा. तो ही इज गोइंग टू हैव एन इलेक्ट्रिक शॉक. सही है, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. इससे बचने के लिए क्या किया कि इससे बचने के लिए इन्होंने एक अर्थ वायर अटैच कर दिया बॉडी के साथ. सही है, इफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ मेटल. अब होगा क्या कि चार्ज जो करंट होगा वो न्यूट्रल वायर से तो वापस आ ही रहा है, लेकिन अब होगा ये कि बेटे ये बॉडी से बजाय इस बंदे की बॉडी से पास होने के, द हीटर विल मूव और फिर इस अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा. बंदे के थ्रू ग्राउंड में नहीं जाएगा, बल्कि अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चले जाएगा. इज दैट क्लियर? तो अर्थ वायर क्या करता है? सेफ्टी प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को. सही है. इज दैट क्लियर? बाय कैरिंग द करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू द ग्राउंड. सही है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से ग्राउंड में ले जाता है. इसके बाद हमने सर्किट ब्रेकर्स एंड फ्यूज के बारे में पढ़ा था. फ्यूज सेफ्टी प्रोवाइड करते, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर जो हैं वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस को. इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस को. अगर फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक फ्यूज है, अब क्या होगा, जैसे ही ज्यादा करंट, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी कैपेसिटी से ज्यादा, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कैपेसिटी से ज्यादा करंट अगर उसमें से पास होगा, तो द फ्यूज इज गोइंग टू ब्लो अप. सही है, फ्यूज ब्लो हो जाएगा और आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा. द सेम गोज फॉर सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर भी नाम समझ में आ रहा है, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं. कैसे भाई? जब ज्यादा करंट इसमें से पास होता है तो क्या होता है बेटे, ये जो आपके पास ये कांटेक्ट वाला रॉड है, ये क्या होता है, इट इज पिवटेड, इट कैन टर्न. तो क्या होगा, इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट. सही है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा. आप क्या करेंगे, आप फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और फॉल्ट को ट्रेस करने के बाद आप इसको रीसेट दबा देंगे. ठीक है, तो रीसेट कर देंगे यहाँ से. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनीथिंग व्हिच इज अनक्लियर? जी बेटा, इज दैट क्लियर? कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो?
अच्छा जी, इन दिस क्वेश्चन a student investigates an electrical circuit को investigate कर रहा है. Figure 9.1 shows the student circuit. ये student का circuit आपको नजर आ रहा होगा. Describe the purpose of the variable resistor. Variable resistor का क्या purpose है? रेजिस्टेंस चेंज करेगा, क्या करेगा? रेजिस्टेंस चेंज करेगा। रेजिस्टेंस चेंज करेगा. उससे क्या होगा? रेजिस्टेंस चाहिए होगी इतनी। ओह, What is the purpose of variable resistor? Go back. सर वो क्या कहते हैं, एक तरह से ईएमएफ चेंज कर सकते हो। EMF नहीं होगी चेंज. EMF तो बैटरी की होती है and it is constant. पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस. शाबाश. पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के किसके अक्रॉस? हीट। हीटर. अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये इट इज मींस वेरिएबल रेजिस्टर और हीटर दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि ये पोटेंशियल डिवाइडर है. इस सर्किट को हम क्या कहते हैं? सीरीज सर्किट आर आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर्स. ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं. तो वेरिएबल रेजिस्टर का यहाँ पे पर्पज है टू चेंज द वोल्टेज इन द हीटर. सही है, वोल्टेज को चेंज करने के लिए काम आएगा. कह रहे हैं द स्टूडेंट यूजेस cells with an EMF of 1.5 volts. सही है, 1.5 वोल्ट वाली आप सेल्स यूज कर रहे हैं, और जो आपके पास जो टोटल बैटरी के वोल्टेज हैं वो है 6. तो आपको कितने नंबर ऑफ सेल्स चाहिए होंगे? ठीक है, तो आपके पास आप बता देंगे कि भाई इफ द वन सेल हैज 1.5 वोल्ट्स, ठीक है, चार चाहिए होंगे। तो x cells will have 6.0 volts. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 डिवाइडेड बाय 1.5 करो, 4. जी, ठीक है. अच्छा जी, द स्टूडेंट कनेक्ट्स अनदर कंपोनेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी अक्रॉस द हीटर. ड्रॉ द सर्किट सिंबल. सर्किट सिंबल बनाना है भाई. अक्रॉस द हीटर, वोल्टेज अक्रॉस द हीटर में मेजर करना है. क्या बनाओ? पैरेलल में वोल्ट मीटर। पैरेलल में वोल्ट मीटर बना दो. आसान क्वेश्चन है ये. अच्छा जी, the PD across the heater is 4 volts. Voltage is given. Current is also given. Energy transfer निकालनी है 40 seconds में. तो energy का फॉर्मूला हमने पढ़ा है VRT. Voltage is 4, current is 1.6 and टाइम इज 40 सेकंड्स. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ देख लीजिएगा, आपको चाहिए जूल्स में. आपको आपसे एग्जामिनर कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं करवा रहा. कमर्शियल का मतलब मैंने आपका ना KWH कमर्शियल यूनिट है, तो इस केस के अंदर आपको KWH में कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. इज दैट क्लियर? ठीक सेकंड में ही निकाल दें, है. सॉरी, सेकंड्स में ही निकाल दें। सेकंड्स यूज करेंगे, ऐसा यूनिट यूज करेंगे अभी तीनों केसेस, तीनों के लिए, वोल्टेज के लिए भी, करंट के लिए भी और टाइम के लिए भी. मुझे बता दें क्या आंसर आ रहा है. 256। 256 जूल्स. अगर मुझे इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो तो मैं लिख दूंगा 260 जूल्स, क्योंकि अब आपके 2023 पेपर में मैंने देखा है कि आंसर्स आर गिवन इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. इज दैट क्लियर बच्चों? तो इसी बात जो अनक्लियर रही हो. अच्छा, इसमें नहीं है. this 65 के और पेपर से
So here it is. अच्छा जी, अच्छा 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। घर में क्लास लेने के नुकसान। अच्छा जी, figure 6.1 shows a circuit that contains two identical cells, दो identical cells हैं and both are connected in parallel, ठीक है, as shown in diagram, ठीक है, और each has EMF of 1.5 volts. The circuit also contains two ammeters. You can see a thermistor, एक thermistor है, और एक जो है thermistor T से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, और एक resistor R है और एक resistor S है। एमीटर की रीडिंग जो है वो 0.2 है, सही है, 0.2 एम्पियर्स। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर 2, या बता दें आप, सजेस्ट व्हाई, स्टेट व्हाई द रीडिंग ऑन द एमीटर इज आल्सो टू 0.2। एमीटर 2 पे भी सेम रीडिंग क्यों है? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। ओके, करंट रिमेन सेम इन सीरीज। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ आर इज 1.5 ओम्स। आर की जो रेजिस्टेंस है वो है 1.5, एस की रेजिस्टेंस है 3.5। अच्छा जी, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ टी, ये आप करके बताते हैं। टी की रेजिस्टेंस निकालनी है, आर की है 1.5, एस की है 3.5 and all of them are connected in series and it is 2 mark 3 mark question, यानी कि काम करवाएंगे आपसे। how are we going to find it out? पहले वोल्टेज निकालेंगे आर और एस का कि उस पर कितना वोल्टेज आ रहा है, तो पता लग जाएगा कि हमारे पास टी पे कितना वोल्टेज आएगा। ओके, लंबी नहीं हो जाएगी? ऐसे ही करना पड़ेगा। आर और एस पे वोल्टेज कैसे निकालोगे? क्या तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस पता है? अच्छा, तुम्हें करंट पता है, इनकी रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बता दो क्या वैल्यू आ रही है। आप सब भी कैलकुलेट करें और मुझे बताएं व्हाट्स योर आंसर। जोया आप भी बताइए बेटे। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। Sir, I am having confusion part B. क्या प्रॉब्लम है? ये कह रहे हैं आपसे कि आर की जो रेजिस्टेंस है वो है 1.5, एस की जो रेजिस्टेंस है वो है 3.5, हमें टी की रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। सर वोल्टेज कितनी है? टी के क्रॉस वोल्टेज मुझे नहीं पता। ईएमएफ एक सेल की ईएमएफ है 1.5। तो पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड हैं ये दोनों सेल्स। पैरेलल में तो एक ही हुई। अच्छा, तो पैरेलल में तो 1.5 ही रहेगी। तो हम लेट्स फाइंड टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट। तो भाई वोल्टेज बराबर हो गया आई आर के और रेजिस्टेंस बराबर हो गई वी अपॉन आई के, ठीक है। 2.5 आ रही है रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है? टोटल नहीं, मतलब 2.5 आ रही है टी की। अच्छा मैं देख लेता हूँ। टोटल वोल्टेज है 1.5 और जो करंट हमने निकाला था वो है 0.2।
तो बताइए क्या आंसर आ रहा है? 7.5। 7.5 ohms। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ये सीरीज कनेक्शन है, तो हमने पढ़ा है कि टोटल रेजिस्टेंस बराबर होती है R1 R2 एंड R3। ये हो गया R1 लेट से, ये हो गया R2 और ये हो गया लेट से R3। 7.5 R1 की है 1.5, R2 की है 3.5 और R3 निकाल लें। इन दोनों को ऐड करें, वहां ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दें। 2.5। 7.5 minus 5, so R3 is 2.5 ohms। Is that clear बच्चों? जो है बेटे, अब क्लियर है? अच्छा, पार्ट 3 कौन एक्सप्लेन करेगा? जो है बेटे, इज दैट क्लियर कि रेजिस्टेंस किस तरह से 2.5 ohms आ रही है? हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाली, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं वो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास आ गई आर जो टी की रेजिस्टेंस। क्वेश्चन पार्ट 2 रीड कीजिए। कर लिया। The temperature of T increases, T का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस T डिक्रीजेस। इट्स 3 मार्क क्वेश्चन। T के अक्रॉस ये कह रहे हैं कि T की अक्रॉस टेम्परेचर, T का टेम्परेचर बढ़ गया, सिर्फ T का टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्यों कम होगा? सर क्योंकि ये थर्मिस्टर है और थर्मिस्टर की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, क्योंकि इट्स अ थर्मिस्टर और थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटे? कम हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। बस इससे आपको एक वो मिलेगा तो हम ये भी तो बताएंगे आंसर। वो थर्मिस्टर है और इसकी इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। वो तो बता दिया ना आपने, जब बढ़ाने इनवर्स प्रोपोर्शनल, जब रेजिस्टेंस कम हुई है ना। क्वेश्चन लिखा है वोल्टेज क्यों कम हुआ? सर उसका शेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ। शेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कम हो गया? बिकॉज इट्स अ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। तो अब क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो वोल्टेज है वो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गई तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का शेयर कम हो गया एंड आर और एस के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज हो गया। इज दैट क्लियर? अच्छा, सर्किट्स यहाँ पे कंप्लीट हुए, मुझे बस 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए एंड आफ्टर 5 minutes ब्रेक वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑलराइट।